हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। लेकिन विद्युत फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्वांटिटी को पढ़ना जरूरी है, एक राशि को पढ़ना जरूरी है। वो है मेरे पास में क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। बिकॉज अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सतत आवेश विकिरण पढ़ लिया था। उसके आगे हम बढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। लेकिन विद्युत फ्लक्स से हम पहले जो है वो क्षेत्रफल सदिश पढ़ेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश है क्या। अब आप बोलोगे सर हमें क्षेत्रफल के बारे में तो पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्षेत्रफल यानी एरिया की डायरेक्शन भी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। मतलब अगर मेरे पास में 2D सरफेस है या 3D सरफेस है, उनके लिए क्या जो है वो डायरेक्शन होती है, यानी क्या दिशा होती है जो एरिया की, वो हम पता करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश समझने के लिए सबसे पहले देखो मैंने ये आयत लिया है, ठीक है ना, PQRS। ये PQRS मेरे पास में आयत है जिसकी ये लेंथ है यानी लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अगर मैं नॉर्मली अगर किसी बच्चे को पूछूं, 10th वाले बच्चे को अगर पूछूं कि बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीधा आंसर देगा क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। सही है। ये अगर मैं किसी 11th 12th वाले बच्चे को पूछूं कि बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो वेक्टर फॉर्म में क्या आंसर देगा, तो बोलेगा कि सर PQ क्रॉस QR। यहां से आपको जो है वो एरिया मिल जाएगा। तो देखिए PQ क्रॉस QR, अब ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अरे बात समझ में क्या है, ये सदिश गुणनफल है। ठीक है ना। अब सदिश गुणनफल आपको पता है कि किन्हीं भी दो राशियों का अगर आप सदिश गुणनफल निकालते हो तो जो आपको नई राशि मिलती है वो भी क्या मिलती है, सदिश मिलती है। ठीक है ना। तो यही मेरे पास में PQ क्रॉस QR, यानी कि अगर मेरे पास में दो क्वांटिटी है, यानी एक P, इसको ऐसा लिख लो, एक मेरे पास में सदिश राशि A है और एक B राशि है। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो मुझे क्या मिलती है, एक सदिश राशि मिलती है। अरे बात समझ में, इनका मैं अगर सदिश गुणनफल निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी, एक सदिश राशि मिलेगी। और आपको ये भी पता है कि हम इसको अगर मैं इसका परिमाण लिखना चाहूं तो उसको ऐसे लिखते हैं हम AB sin थीटा। ये तो होता है इसका परिमाण। अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तो उसका ये तो आता है AB sin थीटा। तो सेम यहाँ पे भी मैंने यही किया। तो ये क्या आएगा, PQ QR sin थीटा। तो देखो PQ मेरे पास में क्या है, लेंथ यानी L, QR मेरे पास में क्या है, B, और sin 90 क्यों, बिकॉज इन दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सो इसीलिए हमने यहाँ पे एंगल क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है। सो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो है वो उसको परफॉर्म करने का या उसको बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, लेकिन है दोनों सेम ही। अब बात करते हैं कि अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है, अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी दिशा भी होगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सदिश राशि के परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। तो अगर अब बात करते हैं इसके दिशा की, तो आपने ये पढ़ा है कि सदिश गुणनफल के हम अगर जो दिशा निकालते हैं वो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से। तो देखिए कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, PQ क्रॉस QR। तो आप क्या करिए, अपने हाथ को ऐसे रखिए और अपनी उंगलियों को क्या करिए, PQ से QR की तरफ घुमाइए। ये PQ है ना, ये QR। तो ये तो आपकी क्या हुई, क्रॉस प्रोडक्ट की बताने की दिशा है ना, सॉरी उसको बोल सकते हैं क्या कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट को बता रहे हैं वो क्या है, PQ क्रॉस QR। अगर हम इसको QR क्रॉस PQ बताएंगे तो इसकी डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी। देखना कैसे, अगर मैं इसको PQ क्रॉस QR बताऊंगा तो जो मैं उंगलियां घुमा रहा हूं ये तो मुझे क्या बता रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, PQ क्रॉस QR। और जो ये थंब है, ये जो अंगूठा है, ये क्या बता रहा है, ये जो प्लेन बना है, ये जो तल बना है या समतल जो बना है X और Y के अंदर, ये बता रहा है इसके डायरेक्शन को बता रहा है थंब। आ रही बात समझ में। और थंब क्या है, इस एरिया की डायरेक्शन। अब ये मेरे पास में एरिया है या एक ये सतह है या तल जो भी है आप उसको बोल सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इस बोर्ड से बाहर की ओर, यानी इस तल के लंबवत बाहर की ओर। आ रही बात समझ में। अब अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे लूं QR क्रॉस PQ, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इस तल की डायरेक्शन वो कहाँ आएगी, लंबवत अंदर की ओर। आ रही बात समझ में। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तल के सदैव लंबवत होती है। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ चीजें है कि 2D के लिए क्या होती है, 3D के लिए क्या होती है, वो भी हम समझेंगे। हम इसके लिए अब बात करूं इसके डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इकाई सदिश से लिखते हैं, यानी क्या आपने पढ़ा होगा ना,
एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप, इस तरीके से वाई में क्या होता है जे कैप, जेड में क्या होता है के कैप। अगर ये एक्स और ये वाई है तो जेड को मैं मान सकता हूँ कि ये बाहर की ओर है, बिकॉज मेरे पास में बोर्ड 2D है तो इसलिए मुझे 3D बताने के लिए जेड को थोड़ा सा इस तरफ बताना पड़ा। तो जेड का होगा ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड, तो इसका मतलब जेड में हम क्या लिखते हैं के कैप को लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये अगर अंदर की ओर होती डायरेक्शन तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस के कैप। आगे बात समझ में, तो बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। बट अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तो दोनों का परिमाण क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन की क्या होगी, अलग होगी, यानी अपोजिट होगी। आइए तो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक। ये मेरे पास में x y और ये z एक्सिस है, ठीक। और ये x z प्लेन में एक मैंने वर्ताकार प्लेट रखी है, ठीक है। ये क्या है, वर्ताकार प्लेट। अब पूछा है कि बताइए कि एरिया की डायरेक्शन क्या है। अब पूछा गया आपसे कि एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो एरिया की डायरेक्शन के लिए देखो वही, अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये तो मेरे पास सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है कि जस्ट इसके लंबवत, ये तल है, ये ऐसे मान लो ये मेरे पास में प्लेट है, इस प्लेट से जस्ट ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो यानी क्या आएगा, इसका एरिया की डायरेक्शन या तो ये होगी या इसके एरिया की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब देखो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे जे कैप, या ये भी हो सकती है पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, तो ये एरिया की डायरेक्शन है, ठीक। दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है कि अगर आपके पास में खुला पृष्ठ है या आपके पास में 2D पृष्ठ है तो इनके लिए जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर तथा बाहर दोनों होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कई बार पूछते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, तो ध्यान से रखना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना उधर ही आपके ले लो, डायरेक्शन को ले लो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ना 2D फिगर होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है बोर्ड, बोर्ड क्या है 2D है। अगर मैं इस रूम की बात करूं तो रूम क्या है 3D है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं आगे 3D फिगर पे, जैसे कि ये मेरे पास में एक घन, ठीक है, ये मेरे पास में बेलनाकार, ये इसको बेलन लिख लेते हैं, और ये मेरे पास में एक गोला, ठीक। अब यहाँ डायरेक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, ये वाले सरफेस की, ये ऊपर वाले सरफेस की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की ओर, अंदर नहीं होगी, ध्यान रखना, अंदर कहां घुस जाओगे इसके अंदर, ठीक है ना। अरे बात समझ में। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, ये वाले सरफेस की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ये एरिया की डायरेक्शन है, इसकी तल की है ना, ये जो सतह है ना, इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो बंद पृष्ठ होते हैं या जो 3D पृष्ठ होते हैं उनके लिए जो दिशा होती है वो केवल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि जब हम 2D की बात करेंगे तो 2D के लिए जो डायरेक्शन होगी क्षेत्रफल की वो अंदर भी हो सकती है और उसके बाहर भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड के इस तरफ बाहर की ओर, ये तल है इसका, इसके जस्ट लंबवत बाहर की ओर और लंबवत अंदर की ओर दोनों हो सकती है। लेकिन हम जब 3D फिगर की बात करेंगे, अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम के अगर मैं इस दीवार की बात करता हूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सिर्फ बाहर की ओर होगी, उस तरफ, ठीक है ना। अगर हम 3D की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने ये सरफेस ले लिया है ना, ये सतह ले ली, इसकी क्या होगी, सिर्फ बाहर की ओर, इसकी। अब बात करते हैं बेलन की, जैसे कि मान लो ये एक बेलन ही समझ लो, तो इसकी कितनी सतह है, एक ये वाली, एक ये नीचे वाली और एक ये कौन सी, कर्व। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके इस सरफेस की, इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट बाहर की ओर। इस सरफेस की बात करते हैं, इसकी क्या होगी, जस्ट ऐसे नीचे की ओर, लेकिन होगी क्या, लंबवत होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। दिशा जो होगी वो तल के सदैव लंबवत होगी। अब बात करते हैं इस कर्व्ड सरफेस की, आ रही बात समझ में। ये जो मेरे पास में कर्व्ड सरफेस है इसकी क्या होगी, तो देखो अब आप कहीं से भी ले लो, है ना, चाहे ये यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। अगर मान लो यहाँ से इस तरफ, यहाँ से भी इस तरफ, तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी बाहर की ओर, ये चीज याद। आगे बात समझ में। तो 3D सरफेस में हमेशा जो दिशा होगी क्षेत्रफल की वो हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, आप इसको बिल्कुल सीरियसली पढ़ना, क्योंकि विद्युत
फ्लक्स हम जब पढ़ेंगे और गाउस का नियम जब पढ़ेंगे तो दिशा का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ता है ना, जैसे ये मेरे पास में गोला दे रखा है, तो इसके किसी भी सरफेस, अगर मान लो मैं इस जगह बात करूं, इस जगह जस्ट इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यहाँ बात करें तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो सभी जगह एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ बात करें तो यहाँ इस तरफ होगी, इस सरफेस की बात करें तो यहाँ इस तरफ होगी, ये डायरेक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगी, उसके सतह के लंबवत होगी। आगे बात समझ में, तो अब बता देता हूँ कि एरिया जो है वो क्या है, सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम विद्युत फ्लक्स को। हमने जो है वो क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स है क्या, डेफिनेशन से आप समझ जाओगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल या सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को अभी मैं नहीं लूंगा, अभी सिर्फ इसको समझते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इनको समझाऊंगा तब। ठीक है ना, तो यानी कि कोई भी मेरे पास में विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर कोई तल या कोई सतह है तो उससे लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, मान लो किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो यहाँ पे जो है वो मेरे पास में ये सतह है, ठीक है ना, ये तल है, तो इसके जस्ट लंबवत, आ रही बात समझ में, जैसे कि सतह है ना, तो इसका लंबवत क्या होगा, ऐसे तो होगा, तो इसके लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वही मेरे पास में क्या है, विद्युत फ्लक्स है। आगे बात समझ में, तो अब देखिए विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या, कैसे डिपेंड करता है, हम विद्युत फ्लक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखना, मेरे पास में एक ये सतह है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ध्यान से देखिए, ऐसा रखी हुई है ऐसे। आगे बात समझ में, इससे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। आगे बात समझ में, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से कुछ इसके अंदर से निकल रही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल या सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आपको ध्यान से देख, अब आप ध्यान से देखना कि अगर मैं इस तल की बात करूं तो इस तल का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा भी होगी। तो ध्यान से देखो, ये तल ऐसे रखा है ना, तो इसका लंबवत क्या होगा, इस तल के जस्ट इस परपेंडिकुलर, यानी इसके लंबवत इस तरफ आएगा, और विद्युत क्षेत्र रेखा भी कैसे गुजरनी चाहिए, इस तल के लंबवत गुजरनी चाहिए। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है, दोनों ही क्या होने चाहिए, एक साथ और एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए, तल के लंबवत होने चाहिए। अरे बात समझ में, एरिया तो तल के लंबवत ही होता है, एरिया की जो दिशा होती है किसी भी तल की वो क्या होती है, लंबवत होती है। बट हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, उस तल के लंबवत से गुजरनी चाहिए, वही विद्युत फ्लक्स होता है। अरे बात समझ में, अब हर बार जरूरी नहीं है कि वो जो उसके लंबवत ही गुजरे, जैसे कि वो कैसे ना, जैसे कि इसमें जो है वो कुछ एंगल बनाते हुए निकल रहे हैं, तो इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, तो देखिए इससे जो है वो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तल की लंबवत गुजर रही है, तो इससे कितनी गुजर रही है, 3, बाकी 2 तो ऊपर से निकल रही है। हमें क्या चाहिए, जो तल से लंबवत गुजरे वही चाहिए, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना होगा, यही तो है कुल, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कौन सी वाली, लंबवत वाली, तो इसके लंबवत ही जा रही है, ठीक है, यहाँ जाता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया। अरे बस समझ में, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने सोचा कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊं तो क्या फ्लक्स भी बढ़ेगा, चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम चार्ज से बढ़ा सकते हैं। चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, यानी अपने पढ़ा ना फॉर्मूला E = kq/r²। तो चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से देखो सतह तो मेरे पास उतनी थी, आ रही बात समझ में, क्षेत्रफल को मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र को बढ़ा रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र मैंने बढ़ाया, विद्युत क्षेत्र को मैंने बढ़ाया, तो देखो अब कितने लाइंस निकलने लगे, 1 2 3 4 5, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, क्लियर। अब आ जाता है यहाँ, अब ध्यान से देखना, एक ये सतह है और एक ये सतह है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरिया को बढ़ाया, यानी मैंने यहाँ पे इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फ्लक्स है वो समानुपाती होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के। यानी आप विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर आप विद्युत क्षेत्र घटाओगे तो फ्लक्स भी घटेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने एक
बड़ा एरिया दिया, तो देखो एरिया पे क्या डिपेंड किया, एरिया से क्या पता चलता है, तो देखो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, कितनी छत्र रेखा निकल रही है, 1 2 और 3, तो इसका तो फ्लक्स पता चल गया कितना 3। अब मैंने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाया तो देखो लगभग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया 7। तो एक चीज पता चल गई यहां से भी कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्लियर है ना, सीधी सी बात है, एरिया बढ़ गया तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकलने लग गई, ज्यादा फील्ड लाइंस निकली तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। क्लियर, इस केस में अब देखना ये जो सरफेस है वो ऐसे है, ये ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है और सतह ऐसे है। अगर मैं सतह के लंबवत बात करूं तो इसकी सतह की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सतह के लंबवत निकल रही है, नहीं, क्योंकि ये तो सतह के क्या चीज है, समांतर निकल रही है। आगे बात समझ में, सतह की जो दिशा है वो ऐसे लंबवत बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें उनको लेना है जो तल या सतह से लंबवत गुजरे। तो इसका मतलब इससे तो एक भी फील्ड लाइंस इसके लंबवत नहीं गुजर रही है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, 0। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख ली, इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना, 0। क्लियर, आगे तीनों केस समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब मैंने कोई एक तल सिलेक्ट किया, अगर मैं इसकी दिशा की बात करूंगा तो इसकी जो है लंबवत इस तरफ होगी, है ना, ये ऐसा रखा है, इसकी दिशा इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ एंगल बनाते हुए निकल रही है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी लेनी है, जो इस तल के लंबवत निकले। तो मैं क्या करता हूं, ये जो वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, दो लंबवत घटकों में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, cos, तो ये आगे मेरे पास है e cos थीटा, और इस तरफ आगे मेरे पास है क्या, e sin थीटा। क्लियर, अब मुझे आप ये बताओ फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, इस कंपोनेंट की वजह से आएगा या इस कंपोनेंट की वजह से आएगा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, किसकी वजह से आएगा, e cos थीटा की वजह से आएगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है, जो इस सतह के लंबवत गुजरे, और इस सतह के लंबवत तो यही तो जा रही है, ये थोड़ी जा रही है। आगे बात समझ में, ये तो ऐसे प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, इसके जस्ट परपेंडिकुलर निकले, यानी लंबवत निकले। तो इसके लंबवत तो ये नहीं, सॉरी ये नहीं निकल रही है, ये निकल रही है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, थीटा के भी प्रोपोर्शनल हो गया, यानी किसके, cos थीटा के। तो यहां से अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं, तो एक फॉर्मूला लिख सकता हूं सीधा सा, क्या आ जाएगा, phi is equal to EA cos थीटा। सीधी सी बात है, क्योंकि फ्लक्स तीनों के प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है कि जहां cos आता है वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट, आपने नाम सुना होगा, वही है ये, यानी फ्लक्स। यही डेफिनेशन अब आप समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कौन सा गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल तो होता है। तो यहां से देख लीजिए आप कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन सही है, ये भी सही है। आगे बस आप दोनों में कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो phi इज इक्वल टू क्या, e डॉट a, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, cos आएगा। आगे बात समझोगे, तो ये था फ्लक्स। अब हम फ्लक्स से कुछ दो अच्छे जो है वो एग्जांपल लेंगे, और फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड दो एग्जांपल, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स की इकाई के लिए हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स होता है अदिश गुणनफल किसका, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का। तो अब देखिए इसकी इकाई के लिए, तो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी इकाई हमें पता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब अगर बात करें एरिया की, तो एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, तो ये यूनिट होगी न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक यूनिट और होती है इसकी, आपको मैंने बताया था जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने जो है वो दो इकाई लिखवाई थी आपको। एक तो लिखवाई थी मैंने न्यूटन पर कूलम,
और एक लिखवाई थी मैंने आपको वोल्ट पर मीटर। और इसके लिए मैंने बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगा आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें, यानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर होगा हमारा थर्ड चैप्टर उसमें। लेकिन इससे भी हम जो है एक इकाई और निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके कारण क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखता हूं मैं वोल्ट पर मीटर, एरिया की वही मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, एक यूनिट और निकल के आ गई, वो क्या है वोल्ट इनटू मीटर। तो फ्लक्स की जो है वो ये दोनों इकाई होती है। अरे बात समझ में, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यूनिट सेट करेंगे। अरे बात समझ में, तो ये इकाई जो है वो आप फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन दे रखा है मुझे कि विद्युत क्षेत्र E, ये दे रखा है आपको वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश, ये भी आपको एरिया दे रखा है, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो विद्युत क्षेत्र आपको सदिश रूप में दे रखा है, एरिया भी आपको सदिश रूप में दे रखा है, तो आप सीधा ही फार्मूला लगा लीजिए phi is equal to E dot A। सीधा हम इसका क्या करेंगे, अदिश गुणनफल निकाल लेंगे। अब देखो वैल्यू रखो आप यहाँ पे, E की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 200 I कैप प्लस 300 J कैप डॉट एरिया की क्या दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 J कैप, और इसकी यूनिट क्या दे रखी है वोल्ट पर मीटर, और इसकी यूनिट दे रखी है आपको मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से ये मीटर से तो एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो देखो 200 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि देखो I डॉट J क्या होता है, पहले ये बताओ। जीरो होता है ना, आपने पढ़ा 11th में I डॉट J इक्वल टू 0, J डॉट K इक्वल टू 0, K डॉट I इक्वल टू 0। बट I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K ये कितना होता है 1 होता है। 11th में पढ़ा है ये। तो हम जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो 300 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में 1500 और इंटू 10 की पावर कितनी -3, और J को J से मल्टीप्लाई करूंगा यानी J डॉट J, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 1। क्लियर। और यहाँ मेरे पास में क्या बचेगा वोल्ट इनटू मीटर, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1.5 वोल्ट इनटू मीटर। तो ये मेरे पास में फ्लक्स निकल के आ गया। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगली बात समझे तो कैसे आपको डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा है, तो ये आना चाहिए आपको, बेसिक है। नाउ अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्गाकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक शीट बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ शीट इस प्रकार की है, ठीक है। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर की, क्लियर। और ये क्या है इस विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। इसका तल, आगे बात समझ में, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बात समझ में, ये जो इसका तल है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, और इसका जो ये तल है वो इस विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। अरे बात समझ में। तो हमेशा आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़ो या आप कभी भी आपको क्वेश्चन करो तो आप पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ा करो, एक एक लाइन पढ़ा करो, ताकि आपको पता रहे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। फिर आप उसको विजुअलाइज करो, आप इमेजिन करो, डायग्राम बनाओ, आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम बनती कुछ तो प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो गई। अब बोल रहा है कि शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब एक चीज, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको E की वैल्यू, आपको देखो एक तो दे रखा है R दे रखा, रेडियस दे रखी है ना इसकी, तो रेडियस दे रखी है मुझे कितनी 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं चेंज कर दूंगा मीटर में, 5 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर -2। और एक आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र दे रखा है, E की वैल्यू दे रखी है, तो दे रखी है आपको 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। एक आपको थीटा दे रखा है, ये लो 30 डिग्री। तो जब एंगल दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये phi is equal to EA cos थीटा। क्लियर। E की वैल्यू मिल जाएगी। A क्या है एरिया, अब एरिया इसका निकालेंगे, और ये क्या है मेरे पास में वर्ताकार शीट, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा पाई r स्क्वायर। क्लियर। और थीटा कितना है मेरे पास में 30। तो यहां पे आपने जैसे ही 30 लिखा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्यों, आप खुद सोचिए। 30 लिखने पे गलती यहीं पे होती है, आप ये गलती करोगे, आप 30 डिग्री लिख लोगे, आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा है। एक चीज ये मैंने आपको बताई थी जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी तल या सतह से लंबवत गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो पहले मुझे ये बताइए, अगर ये मेरे पास एक सतह है तो इसके एरिया की डायरेक्शन, इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस सतह के परपेंडिकुलर ही तो होगी, इसके लंबवत होगी ना ऊपर की ओर। ये एरिया की डायरेक्शन है। आ रही बात समझ में? यानी ये मेरे पास में एक ऐसे सीट रखी है तो इसका एरिया कहाँ आएगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर लंबवत ऊपर की ओर ही तो आएगा या नीचे की ओर आएगा। अरे बात समझ में? लेकिन हम कौन सा लेंगे? मैंने आपको पहले बताया, जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एरिया भी के लो उसी तरफ ले लो। क्लियर? अब जो थीटा होता है, ये थीटा ये किसके बीच का होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का होता है। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। लेकिन जबकि ये जो आपका एंगल दे रखा है वो इसकी सतह के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो एंगल दे रखा है। अरे बात समझ में? यानी जो एंगल दे रखा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सतह के साथ वाला दे रखा है, बट आपको कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल यही तो होगा। यानी ये कितना है मेरे पास में? 60 डिग्री। ये 90 हो गया ना, तो 90 में से माइनस कर दो, बिकॉज हमें कौन सा चाहिए? जो इससे लंबवत गुजर रही है वही तो चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन अब ये एंगल कितना बन रहा है मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, जो मैंने अभी थर्ड केस करवाया था इससे पहले। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ एंगल बना के निकल रही है, तब हम क्या करेंगे? तो एंगल कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल लेंगे। तो ये एंगल कितना है? 60। तो आपको यहाँ पे जो है वो 30 नहीं रखना है, आपको यहाँ पे कितना रखना है? 60 रखना है। बस आप गलती यही करोगे इस चीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब वही E की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए यहाँ पे 5 × 10 की पावर 5। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.14। R की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। और ये cos 60 कितना होता है? 1/, तो cos 30 नहीं रखना। आगे बात समझ में? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1.96 × 10 की पावर 3 वोल्ट × मीटर। ये फ्लक्स। आगे बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है। अच्छा, ये तो हमने बात की जैसे कि ये मेरे पास में एक जैसा मतलब प्लेन था ना, तो सतह थी वो क्या थी? एक जैसे प्लेन थी। मान लो कि मेरे पास में कुछ अनसिमेट्रिक जो है वो सतह हो, इस तरीके से थोड़ी है ना, कहीं पे एरिया कम, कहीं पे एरिया ज्यादा। यहाँ पे तो सभी जगह एरिया की बात करते हैं एक जैसा आएगा, लेकिन यहाँ एरिया कुछ है, यहाँ एरिया कुछ है, यहाँ एरिया कुछ है। उसके लिए हम क्या करेंगे? आगे बात, उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो मैंने क्या किया कि अगर मैं इस पूरे ही सतह को छोटे टुकड़ों में, मतलब उसके एरिया के अल्पांश में काट दूं उसको, और फिर सभी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल के उन सबको ऐड कर दूं, तो मेरे पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सीधी सी बात है। लेकिन इसके लिए हम सभी से कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें एक चीज पता है कि इन सभी चीजों को ऐड करने का काम कौन करता है? समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया कि एक सतह है, इससे जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। अरे बस समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। मैंने क्या किया, कुछ चार जो है वो छोटे छोटे अल्पांश काट लिए क्षेत्रफल के, यहाँ 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 यहाँ। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही। अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सतह के लंबवत, ये मैंने बना ली। इसकी बात करूंगा तो इसके लंबवत, यहाँ इसके लंबवत और यहाँ ऐसे इसके लंबवत। क्लियर? अब मैं एंगल पता करता हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और एरिया की डायरेक्शन ये, तो एंगल देखो, आप खुद देख लो, 90 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 90 से भी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ देखो 90 से कम आ रहा है, यहाँ देखो 90 से कम आ रहा है। तो हमें अगर जब टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? ये फॉर्मूला यूज करूंगा, phi = इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर जो ये गोला बना रखा है ना, ये क्या है? ये है बंद सतह। आरी बात समझ में? जब हम आगे गाउस नियम पढ़ेंगे तो गाउस नियम हमेशा अपन किस लिए लगाते हैं? बंद सतह के लिए लगाते हैं। खुली सतह के लिए हम जो है वो गाउस का नियम नहीं लगाते हैं। तो ये आपको इसका मीनिंग समझ लेना, ये क्या है? पूरे ही बंद सतह का समाकलन हम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर E डॉट डी है। क्लियर? तो बस ऐसे जब आ जाए हमारे पास में कि कहीं एरिया ज्यादा कहीं एरिया कम, तो हम जो है वो ये यूज करेंगे, है ना। मतलब कि एक से ज्यादा सरफेस हो, अलग अलग सरफेस हो। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रवेशित फ्लक्स, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाएगी तो जो फ्लक्स क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है ना, और यहां से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जो प्रवेशित फ्लक्स है उसको हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, और जो निर्गत फ्लक्स है उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी जो अंदर जा रहा है फ्लक्स उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और जो बाहर जा रहा है उसको फ्लक्स हम पॉजिटिव मानेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो देखिए, थीटा क्या ज्यादा है 90 से,
और आपको पता है कि जो मेरे पास में cos थीटा होता है, अगर मैं बात आपसे पूछूं कि जो है वो cos 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है, cos 0 की वैल्यू आपका आंसर होगा 1। cos 90 की वैल्यू पूछता हूं आपसे तो आप कहोगे 0। और इस तरीके से cos 180 की वैल्यू तो वो क्या है -1। आपको खुद को दिख रहा होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है cos थीटा की, कम हो रही है। तो इसका मतलब 90 से जैसे ही आगे जाएंगे हम 91 92 तो वैल्यू आपको नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है ना ये चीज, देखो ये वैल्यू आप याद रखना, मैथ्स वालों को तो पता होती है लेकिन बायो वाले आप ध्यान रखना, cos 0 1, cos 90 0 और cos 180 कितना -1। तो ये एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है, यानी कम हो रही है। तो वही चीज बता रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा cos थीटा नेगेटिव ही तो आएगा बिकॉज 90 से ज्यादा, तो यहाँ पे वैल्यू फ्लक्स की क्या आएगी नेगेटिव आएगी। आगे बात समझ में क्लियर? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आज का जो है वो लास्ट एग्जांपल करते हैं, वो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है। तो देखिए ये मेरे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र, उसमें क्या रखा है एक बेलन रखा है, इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो ये इसकी अक्ष हो गई और ये क्या है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो आपको इस बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स आपको बताना है। आगे बात समझ में? तो अब देखिए हम जो है वो इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो बेलन की कितनी सतह होती है, 3 सतह है। देखो ये मेरे पास में बेलन है, एक ये वाली सतह, एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब हमें जो है वो तीनों सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम उस सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वही हमारे पास में क्या होगा टोटल फ्लक्स होगा। पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे मेरे पास में एक ही वर्गाकार शीट थी, आगे बात समझ में, एक मेरे पास में आयताकार शीट थी। अब मेरे पास में क्या है कि जिसमें 2 से ज्यादा सतह होती है, फिर हम क्या करते हैं उसका जो है वो इंटीग्रेशन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको S1 सरफेस बोलता हूँ, इसको मैं S2 बोलता हूँ और इसको मैं S3 बोलता हूँ, ठीक। अब बात करता हूँ मैं इस सतह की, तो इस सतह के लिए जो एरिया की डायरेक्शन होगी, जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, जस्ट परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की ओर। ये लो मैंने पहले बताया था ना 3D सरफेस के लिए जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की ओर, बट 2D के लिए क्या होती है अंदर तथा बाहर दोनों होती है। इसकी बात करते हैं, इसके लिए डायरेक्शन ये होगी। इस सतह की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। आगे बात समझ में? तो ये एरिया की डायरेक्शन है इसकी। अब हम बात करते हैं कुल फ्लक्स की। तो देखिए कुल फ्लक्स के लिए वही phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बंद सतह का ना क्या होता है E डॉट डी। अब हम कितनी सरफेस है, 3 सरफेस, तीनों के कारण निकालेंगे। तो देखो S1 E डॉट dA प्लस S2 E डॉट dA प्लस S3 E डॉट dA। तो यानी इन तीनों सतह के कारण जो फ्लक्स होगा उन सबको ऐड कर देंगे, वही ये होगा। अरे बात समझ में? S तो क्या टोटल और ये S1 S2 और S3, तो S1 S2 S3 क्या आएगा टोटल S के इक्वल आएगा। क्लियर? S1, तो S1 की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना हमें एंगल भी पता होना चाहिए। अरे बात समझ में? जब मैं इसको लिखूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ S1 ये मेरे पास बनेगा EDA cos थीटा। अब थीटा की बात करते हैं सरफेस 1 के लिए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया की डायरेक्शन इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया 180। तो ये मेरे पास हो गया कितना cos 180। इसी तरीके से S2 की बात करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास में EDA cos सरफेस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया भी इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना 0। S3 EDA cos, अब बात करते हैं थर्ड सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री का एंगल है, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा cos 90। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो cos 90 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू तो हो गई मेरे पास में पहले से 0। cos 180 कितना होता है -1, तो ये मेरे पास में आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस बाहर लेता हूँ, माइनस और ये E तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा dA है ना S1 फिर प्लस, इस तरीके से E को बाहर ला देता हूँ S2 और फिर cos 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो ये 1 होता है। अब देखो इधर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का y, इस तरीके से dA का क्या होगा a हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का EA
यहाँ से तो E और ये A, फिर प्लस E और dA का इंटीग्रेशन क्या A, तो E से B कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब इस जो बेलन से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, टोटल 0 फ्लक्स है। आगे बात समझ में? तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम। क्लियर? तो इसी तरीके से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।